नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। लोक साहित्य और जनपदीय साहित्य को जानने के क्रम में हम सब ने पहले लोक या जन को जाना, तत्पश्चात इसके विविध स्वरूप या विविध रूपों को एक-एक करके भली-भाँति समझने के क्रम में आज हम लोक भाषित के अंतर्गत पहेलियाँ, मुकरियाँ, बुझाउल, कहावतें इस टर्म को देखेंगे। जो कहने के जो तरीके हैं, जो लोक जनमानस के बीच में जो कहीं न कहीं वाक्य की संरचना किस प्रकार से लोगों का मनोरंजन करने अपनी भावधारा को व्यक्त करने के लिए किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि इससे पूर्व हम लोग जो विधा है, जो लोक साहित्य के विविध जो रूप हैं, जो विधाएँ हैं, उनमें सभी विधाओं को एक-एक करके हम लोगों ने देखा है, समझा है, जिसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य इन सभी को विस्तार से और विधिवत तरीके से देखा भी है और समझा भी। इससे पूर्व हम लोगों ने जो लोकभाषित के अंतर्गत जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, उन पर बात कर चुके हैं। अब हम जो कुछ बचे जो लोकभाषित के जो अंतर्गत आने वाले जो स्वरूप हैं, उनको देखेंगे। इसके क्रम में पहला जो है वो पहेलिया है और पहेलियाँ एक तरीके से आप सब जानते हैं कि पहेलियों के माध्यम से किस तरीके से जनमानस अपने बीच में कहीं न कहीं मनोरंजन करने, एक दूसरे का कहीं न कहीं तार्किक विश्लेषण करने और चिंतन करने की तरफ शुरू से ही एक मंशा रही है, शुरू से लोगों के बीच रोमांच उत्पन्न करने की एक धारणा रही है। तो इसी को कैसे प्रस्तुत किया जाता रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले पहेली है क्या? तो पहेली एक प्रश्न है या समस्या होती है जो इतनी जटिल होती है, जो दिमाग को भ्रमित कर दे सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यह एक प्रश्न हो सकता है या कोई समस्या पर घटित कोई एक वाक्य विन्यास हो सकती है, जो सोचने पर, चिंतन करने पर विवश कर देती है और यह जटिल होती है, यह इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। किसी भी चौंकाने वाली या भ्रमित करने वाली चीज़ से जिसे हल किया जा सकता है, वह पहेली हो सकती है। पहेली एक खेल भी हो सकती है, समस्या या तार्किक विश्लेषण भी हो सकती है या किसी व्यक्ति की कल्पना या ज्ञान का परीक्षण भी किया जा सकता है। यानी इस पहेली के माध्यम से हम तरह-तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे खेल-खेल का भी कार्य किया जाता है। जैसे हम आपस में खेलते हैं तो वो बच्चों के बीच में या जो कुछ लोग होते हैं उनके बीच में जो खेलने का कार्य किया जाता है, तार्किक विश्लेषण करने का कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कल्पना और ज्ञान के परीक्षण करने के कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहेली एक कथन है, प्रश्न या वाक्यांश जिसमें दोहरा या जिसमें अनेक अर्थ छिपे होते हैं। अनेक अर्थ का मतलब कि इसमें एक से अधिक अर्थों का कहीं न कहीं सन्निवेश होता है। समझने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस अर्थ में उसको अपने अंतर्भाव में व्यक्त कर पाता है। लोक में जनता प्रायः मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा पहेलियों का प्रयोग करते हुए कहीं न कहीं अपनी भावधारा को व्यक्त करती है। इससे कहीं न कहीं वह भाषा या अपने वाक्य चातुर्य का समावेश करती हुई नज़र आती है। वाक्य चातुर्य कहने का मतलब है कि अपनी भाषा में जो बनावटीपन है, जो दूसरे के ऊपर प्रभाव जताने की जो एक मंशा होती है, इन्हीं सभी के माध्यम से वह कर पाती है। मुहावरे के प्रयोग से जहाँ भाषा जीवंत हो उठती है, वहीं पहेलियों का प्रयोग बुद्धि के व्यायाम के लिए अक्सर किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये एक पहेली है अमीर खुसरो की कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। ये आकाश, जो ऊपर आकाश का जो प्रतीक है, जो ऊपर की तरफ नीला आकाश दिखाई पड़ता है, उसी पर अमीर खुसरो की एक पहेली है जो कि ये व्यक्त करती है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें इसमें भावधारा के रूप में व्यक्त हो जाती है, लेकिन इन सभी का एक ही निचोड़ है कि वो आकाश के लिए व्यक्त की गई है। तो ये संक्षिप्त उत्तर देती है, लेकिन ये कहने का स्टाइल जो है, कहने का जो तरीका है, वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसी तरीके से बुझाउल भी है। पहेलियों को हमने एक नज़रिए में देखा। बुझाउल का तात्पर्य भी यही है, जब हम रात्रि के समय या भोजन उपरांत या कृषक जो लोग होते हैं आपस में एक जगह चौपाल पर बैठकर जब हम इसका कहीं न कहीं प्रयोग करते हैं,
ये भी कहीं न कहीं मनोरंजन करने के लिए और आपस में एक तरह से तारतम्य या कहीं न कहीं नोक-झोंक करने के तात्पर्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बुझाने की कोशिश की जाती है। ठीक उसी पहेली के जैसे ही है कि उसमें आप सोचने के लिए विवश होते हैं, तार्किक विश्लेषण करने के लिए विवश होते हैं, तो कहीं न कहीं पहेलिये का दूसरा रूप बुझाउल है और यह कहीं न कहीं इसके भी अंदर तमाम तरह के अर्थ संग्रहित होते हैं और इस अर्थ के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना, उनका ज्ञान का वर्धन कराने की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है। अब कहावतों पर हम बात करें कि कहावत किसे कहते हैं, तो कहावत बड़े ही सरल भाषा में निःशब्द भी की निबद्ध की जाती है, जिससे सुनते ही उनका भावार्थ हृदयगम्य हो जाता है। इनकी सरलता ही इनकी प्रभाव उत्पादकता का कारण बनता है, जो विषय को कठिनता के कारण समझ में नहीं आता, उसको आसान बनाने की कोशिश की जाती है। लोकोक्ति और जो कहावतें होती हैं, उनमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है। लोकोक्ति जो होती है, वो सरल और सहृदय के कारण हृदय में सीधे चोट करती है। कहावतें भी ठीक उसी तरीके से होती है, जैसे घर की मुर्गी साग बराबर। एक कहावत है, बराबर आम जन के बीच में ये कहावत प्रसिद्ध भी है कि घर की जो मुर्गी होती है, वो साग बराबर होती है। यानी घर में कितना भी बड़ा कोई पद क्यों न प्राप्त कर ले, वो घर के लिए घर मुर्गी के समान है वो। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी एक कहावत है कि जो आधे ज्ञान लोग रखे रहते हैं, वो बराबर अपने अधूरे ज्ञान को सबको बाँटने के चाहते हैं। लेकिन जो पूरा-पूरा ज्ञान रखते हैं, जैसे वृक्ष का पेड़ जब अधिक फल देता है, तो वो झुकने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह। तो ये कहावतें कहीं न कहीं इसी पर गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं और यह लोक जनमानस के बीच में प्रचलित होती है। इसी तरीके से ऊँची ऊँची दुकान, फीके पकवान, जितने ऊँचे देखने में हो, उतना अंदर से ही कायर और इस तरह से डरपोक है। तो ये अलग-अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएँ या कहीं न कहीं अपने अनुभवों का कहीं संचित बिंब इन कहावतों के माध्यम से, इन लोकोक्तियों के माध्यम से जो दिखाई पड़ते हैं या देखने को मिलते हैं, यह हम अलग-अलग रूप में देख सकते हैं। चूँकि अगर हम कहावतों को पहेलियों जो कहावतें हैं, अगर हम उनको जो लोकोक्तियाँ हैं, उनका दूसरा रूप कहें तो ये गलत नहीं होगा। बस तनि थोड़ा-सा अंतर अगर इसमें कर दें कि जो लोकोक्तियाँ होती हैं, वो एक विस्तृत फलक को व्यक्त करती हैं। कहावतें होती हैं जो आम जनजीवन से बिल्कुल जड़ से जो मूल होता है उसको व्यक्त करने की कोशिश करती हैं। ये अगर अगर कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि बुझाउल या पहेलियों पर हैं। जैसे 2 पक्षी हैं जो एक साथ रहने वाले हैं, परस्पर सखा भाव रखते हैं, एक ही वृक्ष पर आश्रय लेते हैं और एक उसमें से एक तो पीपल का वृक्ष है के फल को खा रहा है और दूसरा खाता हुआ उसे देखता है। तो इससे जो बूझने वाला है, जो समझने वाला व्यक्ति है, वो यह भाव को व्यक्त कर पाता है कि जो यहाँ पक्षी है वो जीवात्मा है, दूसरा जो पक्षी का रूप है वो ब्रह्म है, और इसमें पीपल का जो वृक्ष है वो संसार है और जो फल है यह सांसारिक भोग है। तो ये अलग-अलग स्वरूपों जो धार्मिक स्वरूप को प्रकट करता है, जो उपदेशक जो नीति प्रधान चीज़ को है उसको कहीं न कहीं व्यक्त करता है। इसी तरीके से एक पहेली या कहावत जो बुझाउल है वो ये इस तरीके से है कि उसे पैर नहीं होते, जो उसके पैर नहीं होते फिर भी वह दूर-दूर तक चला जाता है। वह साक्षर होता है पर पंडित नहीं होता, उसके मुख नहीं होते फिर भी वह सारी बातें साफ-साफ कह डालता है। जानो तो पंडित जाने। इसको हम चिट्ठी के रूप में देख सकते हैं। जो चिट्ठी पत्री पहले हुआ करती थी वो जानती कुछ नहीं है और लेकिन उस पे लिखा जो गया है उसको पढ़कर कोई भी जनमानस जो भेजा हुआ चिट्ठी को है उसकी भावधारा को अच्छे से व्यक्त कर सकता है। तो ये जनमानस की अपनी-अपनी रुचि है, अपनी-अपनी शैली है, किस तरीके से वो अपनी भावधारा को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहा है या कोशिश किया है, उसी का कहीं न कहीं स्वरूप हम यहाँ पर देख पाते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएँ हम देख लेते हैं जो कहीं न कहीं जो हमें दिखाई पड़ती है, जैसे सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति जो बुझाउल या पहेलियों में देखने को मिलती है कि छोटी-छोटी चीज़ों को कहीं न कहीं इसमें इंगित करके और उस पे व्यंग करना, उस पे उपालंब करना, इस तरह की चीज़ें इस पे देखने को मिलती है। साथ ही बुद्धि चातुर्य का कलात्मक प्रयोग इसमें देखने को मिलता है या बुद्धि का काफ़ी अच्छा प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है। मनोरंजन का पुट भी इसमें शामिल होता है। ग्रामीण जीवन की इसमें झांकी देखने को मिलती है और रसात्मक अनुभूति यानी हम आनंद लेने के लिए भी इसका प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं।
वहीं मुकरियों की अगर बात करें तो मुकरियों के अगर दृष्टि से देखें तो मुकरियाँ होती क्या है, तो इसमें मुकरियाँ लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना ही है। इसमें जो बातें कही जाती हैं वे द्व्यर्थी या श्लिष्ट होती हैं, और पर उन उन दोनों अर्थों में से जो प्रधान होता है उसे मुकर कर दूसरे अर्थ को उसमें व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। अर्थात बाद में उस कही हुई बात से मुकर कर उसी की जगह दूसरी उपयुक्त बातों को कहना, या जिससे समझने वाला उस पूरा अनुमान लगा पाए। जैसे कुछ मुकरियाँ हैं, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी सजना ना सखी लोटा। यानी समझने वाला कोई और अर्थ निकालता है लेकिन कहा कुछ और जा रहा है, फिर बाद में उसको समझने वाला भली प्रकार समझ जाता है। बेर बेर सोवतहि जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल होई मैं हक्की बक्की, ए सखी सजना ना सखी मक्खी। यानी किस तरीके से जो मुख्य विषय कहना चाहता है जो लेखक है, जो सृजन करता है, वो बात को कह डालता है। तो मुकरिया अक्सर आप देखेंगे जहाँ हाँ कहकर नकर जाने की स्थिति है, यानी कहा कुछ और जा रहा है, समझने वाला कुछ और समझता है, लेकिन अंतोगत्वा वो पूर्णतः उस बात को फिर से समझ लेता है कि वो किस लिए कहा गया है, किस बात को लेकर कहा गया है। अब इसी प्रकार किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियों का मतलब होता है परंपरा से जो चली आ रही चीज़ें हैं, जिसको हम बाकायदे सुनते आ रहे हैं, मौखिक परंपरा के तौर पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें सुनती समझती आई है। यानी ये जनश्रुति में जो बातें रूढ़ हो गई है, रूढ़ कहने का मतलब बिल्कुल मान ली गई है। तो इसका सामान्य अर्थ यदि देखें तो अफवाह हो सकता है, लोकापवाद हो सकता है। जैसे अगर महाभारत की कथा की बात करते तो महाभारत की कथा एक जनश्रुति कही जा सकती है, किंवदंती कही जा सकती है, जो परंपरा से कथा को सुनाया जाता रहा है। इसका लिखित प्रमाण ये हम कहते हैं कि महाभारत जो वेदोव्यास की रचना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह जनश्रुति भी है और एक तरीके से यह साहित्य का रूप भी है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी किंवदंतियाँ जो जनमानस में प्रचलित हैं और वो कहीं ना कहीं सुनाई जाती रही हैं, एक दूसरे पर व्यक्त की जाती रही हैं कि ये किंवदंती के रूप में है। तो इसका शब्द का प्रयोग दंत कथाओं या अनुश्रुतियों के रूप में किया जाता है। इसमें ध्वनित होने वाली कथाएं उनसे किंचित भिन्न होती हैं, यानी जो भी कथा इसमें आती है वह किसी एक पीढ़ी से नहीं बल्कि परंपरा से वो चली आ रही है, और वह कहीं ना कहीं रूढ़ होती हुई मतलब बिल्कुल वही अपवाद रूप में वही चीज़, उसमें ना कोई जोड़ा घटाया जा सकता है, न ही कोई उसमें नया सृजन किया जा सकता है। जो पहले भी चली थी वही आज भी चलती चली आई है। दंत कथाओं को यदि समझने की कोशिश करें तो ऐसी कहानियाँ या बातें जिनके परंपरा रूपी सुनने बार बार दोहराई जाती रही है, बार बार उसको कहीं ना कहीं वर्णित किया जाता रहा है। दंत कथाओं का गठन नैतिकता का पाठ पढ़ाने, समझदार बनाने के लिए किया जाता है। श्रोताओं को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाने, उचित व्यवहार और शिष्टाचार पर सलाह देने और जीवन जीने के लिए कहावतें प्रदान करने के लिए इन छोटी छोटी कहानियों को लोक कथाओं के रूप में ढालकर जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये किंवदंतियाँ होती हैं, जो ये दंत कथाएँ होती हैं, ये दंत कथाएँ लोक जनमानस को कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का बोध कराने, अपने मूल्यों का कहीं ना कहीं संरक्षण करने, अपने नैतिक आचरण को सुधारने, चरित्र का विकास करने और अपनी परंपराओं को, प्रथाओं को, अपनी सभ्यताओं को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका कहीं ना कहीं प्रचलन है। दूसरी चीज़ है कि अपने जीवन में जो भी आप कर्तव्य निभा रहे हैं, जैसे पुरुष का कर्तव्य निभा रहे हैं तो पुरुष का क्या सोच होना चाहिए, मानवता क्या होनी चाहिए, इसको बताने। दूसरी चीज़ है पति का कर्तव्य है तो पति क्या रूप में आप पति के किस तरह से धर्म को निभाएं, पत्नी के रूप में पत्नी के किस तरह के धर्म को आप निभाएं। तो ये संबंधों को बताने, रिश्तों को बताने की भी इसके माध्यम से कोशिश की जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना हम इन लोक साहित्य में या जनपदीय साहित्य में इनको देखते हुए, समझते हुए यह जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं यह लोक जनजीवन के ही बीच की तमाम तरह की समस्याओं को लेकर उद्घाटित होती है और यह दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक करके भली भांति समझा और देखा भी। तो अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे, आगे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।